नमस्कार। कल हमने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उनकी कहानी कला पर बात की थी। आज हम उनकी कहानी पुरस्कार पर बात करने जा रहे हैं। पुरस्कार कहानी का अध्ययन हम कर रहे हैं। ये इनके तीसरे काल की कहानी है, जिसमें या यूँ कह सकते हैं कि प्रसाद जी की जो कहानी संग्रह हैं, इन कहानी संग्रहों को 3 कालों के अंदर विभाजित कर दिया गया था। कहानी का प्रथम काल 1911 से 1922 तक, जिसमें छाया और प्रतिध्वनि कहानी संग्रह की जो कहानियाँ थीं उन्हें सम्मिलित करते हैं। कहानी का द्वितीय काल 1923 से 1929 तक, जिसमें आकाशदीप कहानी संग्रह की कहानियाँ सम्मिलित की गई हैं। और इनका जो तृतीय काल है वो है 1930 से 1936 तक, जिसमें आंधी और इंद्रजाल की कहानियाँ सम्मिलित की गई हैं। तो आज हम इनकी कहानी पुरस्कार पर अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार में इस कहानी के क्या क्या उद्देश्य हैं उस पर मैं आप पर चर्चा करेंगे कि कहानी में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना को इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। कहानी की समकालीनता की पहचान करेंगे। कहानी के शिल्प और कथ्य की विवेचना भी हम इसके अंतर्गत करेंगे। वैसे तो जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कहानी, कविता और नाटक में इनकी रचनात्मकता, सक्रियता एक साथ दिखाई देती है। सन 1910 में प्रेम पथिक के प्रकाशन से एक कवि के रूप में प्रसाद जी का उदय हुआ और सन 1911 में ग्राम कहानी के बाद 1912 में इनका कहानियों का संकलन छाया जब आया, तब कहानीकार के रूप में आपको बहुत ही लोकप्रियता और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उनकी कहानियों का अंतिम संकलन इंद्रजाल उनके निधन से 1 वर्ष पूर्व 1936 में प्रकाशित हुआ था। काव्य और नाटक के साथ साथ प्रसाद ने कहानी, उपन्यास एवं निबंध को भी एक विशिष्ट पहचान दी। प्रसाद जी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लेखक थे, किंतु अपने युग के प्रति वे उदासीन नहीं थे। उनकी रचनाओं में प्रेमचंद के लेखन में जो तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक हलचलों जैसी मुखर अभिव्यक्ति तो नहीं थी, लेकिन देशव्यापी आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी और प्रतिबद्धताएं भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त हो रही थीं। भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन की उनकी गहरी समझ और उनका अध्ययन सृजनात्मक स्तर पर एक भिन्न दिशा की ओर मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। उनके यहाँ उनकी कहानियों में यथार्थवाद का आग्रह तो नहीं दिखता, परंतु देश की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताशा, पीड़ा और दर्द को अभिव्यक्त करने और अतीत के प्रति मुग्ध होकर भारत के गौरवगान को, उसके निराकरण को वर्तमान स्थिति में ढूंढने की अपेक्षा याद करते ही चलते हैं। तो इस प्रकार हम ये कहना चाहते हैं कि प्रसाद की कहानियाँ घोर अतीतवाद से प्रभावित दिखती हैं और प्रसाद जिस समय कहानियाँ लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन के उत्कर्ष का काल था। देश में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय था। ऐसे में प्रसाद इन घटनाओं से पूरी तरह निर्लिप्त रहे हों ऐसा संभव
नहीं था। स्वाधीनता की चेतना उनकी कहानियों में अभिव्यक्त जरूर हुई है, लेकिन मुक्ति चेतना को इतिहास और संस्कृति तथा अतीत के साथ जोड़कर इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को माध्यम बनाया है, जिनके द्वारा जातीय अभिमान और राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रति कटिबद्धता को भी दिखाया है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रसाद जी के कुछ कहानी संग्रह जो महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप में जो कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, उनमें और उनके अतिरिक्त जो उनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंद और गुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इसमें भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और व्यक्ति चेतना को बखूबी बताया गया है। अब हम यहाँ बात करते हैं पुरस्कार का केंद्रीय जो चरित्र है मधुलिका। मधुलिका, उसके पिता सिंहमित्र ने युद्ध में कौशल की प्रतिष्ठा बचाई थी और स्वयं मधुलिका भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है। वह अपने खेतों में अपना पसीना बहाकर मेहनत करके सुखपूर्वक जीवन बिता रही होती है कि एक राष्ट्रीय नियम जो कि कौशल का था उसे विचलित कर देता है। कौशल के महाराज को एक दिन किसान बनना पड़ता था। वर्ष में एक बार कौशल के महाराज को किसान बनना पड़ता था और वे एक चुने हुए खेत में बीज बोते थे और उस खेत का चौगुना मूल्य उसके स्वामी को, यानी खेत का जो भी मालिक होता था, उसको राजकीय कोष से दे दिया जाता था। तो आज बारी थी मधुलिका की। मधुलिका अपनी भूमि का मूल्य नहीं लेती है, और क्योंकि वह कहती है कि वह तो उसके पूर्वजों की भूमि है, वह उसका मूल्य कैसे ले सकती है। मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका को महत्वाकांक्षा की सीढ़ी बनाना चाहता था और वह उसे राजा से दुर्ग के समीप की भूमि मांगने के लिए उकसाता है और बहला फुसला करके वह उससे ये कार्य करवा लेता है। वह उसे राजा, और जब अरुण को वह भूमि मिल जाती है तब वह मौका पा करके दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है और उसमें सफल भी हो जाता है। लेकिन सहसा मधुलिका को याद आ गया कि वह कौशल के रक्षक वीर सिंहमित्र की कन्या है। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सन्नद्ध होती है और उसे याद आ जाता है कि किस प्रकार उसके पिता ने अपनी जीवन की परवाह न करते हुए इस भूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया था, तो आज वह ये अपराध कैसे कर सकती है। परिणाम स्वरूप अरुण पकड़ा जाता है और महाराज मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं। मधुलिका पुरस्कार स्वरूप प्राण दंड मांगती है और बंदी अरुण के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तो ये इस प्रकार का कथ्य प्रसाद जी की कहानियों में ही देखा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना की। पुरस्कार कहानी के पीछे जयशंकर प्रसाद की दृष्टि क्या थी, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। उनका ये मानना था कि स्वाधीनता आंदोलन के काल में देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति गौरव और गरिमा की दृष्टि का विकास करना तथा अस्मिता की पहचान कराना, जिससे कि स्वाधीनता आंदोलन में जन सामान्य की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ सके। जयशंकर प्रसाद की सोच के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपने इस इतिहास का स्मरण कराना निश्चय ही आम जनता में स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार कर सकेगी। ऐसा उनका जो सोच था उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जन सामान्य पर पड़ा हो ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पुनरुत्थानवादी दृष्टि के विकास द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए एक वातावरण का निर्माण अवश्य उन्होंने किया था। और जयशंकर प्रसाद के प्रथम कहानी संग्रह की जो अधिकांश कहानियां हैं वो इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित कहानियां हैं, और इन कहानियों को पढ़ने के बाद कहीं ऐसा लगता है कि इन कहानियों में जिस इतिहास और संस्कृति
और भारतीय गौरव को जो मुख्य आधार बनाया गया है, उससे वर्तमान उस समय के काल में स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक वातावरण का निर्माण करने में वह उपयोगी सिद्ध हो रही हों, ऐसा कहना या ऐसा माना जा रहा था। परंतु बहुत कुछ ऐसा उन कहानियों के द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित हो पाया हो, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल था। और स्वयं प्रसाद का भी राष्ट्रीय संदर्भों में इसके उपयोग के प्रति विशेष आग्रह भी नहीं दिखता है। पुरस्कार कहानी का मूल्यांकन करते समय यह स्मरण रखना जरूरी है कि राष्ट्र की जो अवधारणा आज है, वह इस कहानी के घटित होने के समय यथावत नहीं थी। आज एक विशाल भूखंड में रहने वाले एक ही प्रजाति के निवासियों को राष्ट्रगान भूखंड में आज एक विशाल भूखंड में रहने वाले एक ही प्रजाति के निवासियों को हम एक राष्ट्र मानते हैं, जिनका एक इतिहास होता है और संस्कृति भी बहुत भिन्न नहीं होती है। पुरस्कार कहानी में भी ऐसा ही है कि पुरस्कार में जो कौशल राष्ट्र है, वह कुछ गांवों का राज्य भर है, जिसका केंद्र श्रावस्ती दुर्ग है। कभी ये श्रावस्ती दुर्ग कभी कौशल का एक बड़ा राज्य रहा होगा, लेकिन कहानी में अरुण जिस कौशल का अधिपति बनना चाहता है, वह एक छोटा सा राज्य है। तो कुछ पंक्तियों के द्वारा हम इस राष्ट्र का परिचय आपको बताते हैं कि किस प्रकार वह यहाँ राष्ट्र का परिचय प्रसाद जी ने दिया है कि श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह कई गांवों का अधिपति है, फिर भी इसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। इन पंक्तियों के द्वारा यहाँ पर अतीत की चर्चा के संकेत तो हैं कि इस राष्ट्र के लोगों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इसके बावजूद भी यही लगता है कि पुरस्कार कहानी का राष्ट्र या तो एक राज्य का बोधक है या फिर जन्मभूमि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा कि मधुलिका को राष्ट्र प्रेम विरासत में मिला है, इसीलिए अपनी भूमि लिए जाने पर भी वह दुखी तो होती है, लेकिन वह उस कौशल के नियम की अवज्ञा भी नहीं करना चाहती है। उसका दुख है, आज मेरे स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, परंतु वे क्या कर सकती थी, उस नियम की पालना भी उसे करनी थी। और इन सब परिस्थितियों का फ़ायदा इस कहानी का नायक अरुण उठाता है। अरुण उसे उसकी ज़मीन वापस दिलवाने का आश्वासन देता है और उसे हमदर्दी जताता है, तो वह अपने व्यक्तिगत दुख पर राष्ट्रीय नियम को वरीयता देती है, किंतु वह उससे कहती है कि नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है और मैं इसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उसमें मुझे कितना भी दुख हो। अब दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, कि जो प्रेम है ये एक व्यक्तिगत मूल्य है, जबकि देश रक्षा एक सामाजिक दायित्व है। और पुरस्कार कहानी में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अरुण के प्रेम में कुछ क्षण के लिए ही सही, अरुण के प्रेम में मधुलिका मुग्ध और बेसुध हो जाती है, अरुण के षड्यंत्र का अंग बन जाती है और कौशल की पराधीनता के विषय में वह कुछ भी सोच विचार नहीं करती। लेकिन निर्णायक जब क्षण आते हैं तब वे गहरे द्वंद्व का शिकार हो जाती है और इस द्वंद्व में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का पलड़ा भारी पड़ता है। तब वह अपना व्यक्तिगत प्रेम न्यौछावर करती है। तब उसे याद आता है तुरंत
कि वह तो सिंह मित्र की कन्या है और सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसकी कन्या आज ये क्या करने जा रही थी कि आज वह एक अपराधी का साथ दे रही थी? नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। और वह सेनापति को अरुण के सारे षड्यंत्र की सूचना दे देती है और राजा इस सूचना के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं कि तुम तो सिंह मित्र की कन्या, तुमने आज फिर एक बार कौशल का उपकार किया, तुमने फिर एक बार कौशल का मस्तक ऊंचा कर दिया है। ये सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है और वह उसे पुरस्कार में अपनी स्वयं की सारी संपत्ति, सारी खेती देने का प्रस्ताव करता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की कथा चरित्र इतने सपाट नहीं है। मधुलिका के चरित्र की जटिलता फिर से व्यक्त होती है और वह अपने सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय भावना का निर्वाह करने के बाद अपने निजी लगाव के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रणय के लिए समर्पण जताती है, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो और राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना दोनों का एक साथ सामंजस्य बैठाने का या दोनों के प्रति अपना समर्पण सिद्ध करने की शक्ति मधुलिका जैसे इन गिने चरित्रों में ही मिलती है। और इस असाध्य को साधने का कौशल केवल और केवल प्रसाद जैसे कथा शिल्पी के द्वारा ही संभव था। तो ये इस कहानी में राष्ट्रीय भावना और व्यक्तिगत चेतना को प्रसाद जी ने बखूबी निभाया है। कहानी के जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और हम उनके बारे में बात भी करते हैं। कहानी समकालीनता की पहचान भी करा रही है। कहानी के शिल्प और कथ्य की विवेचना भी अभी हम आगे इसमें करेंगे। कहानी की जो विशेषताएं हैं इस पर हमने थोड़ा बहुत कथ्य भी आपको मैंने बताया। राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे इसकी इच्छा और स्वीकृत मूल्यों का संघर्ष। पुरस्कार कहानी में राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना के टकराव को एक और रूप में देख सकते हैं कि ये विधान और प्रवृत्ति का द्वंद्व भी है। विधान अर्थात मान्य और स्वीकृत मूल्य तथा प्रवृत्ति का मतलब व्यक्ति की अपनी इच्छा। तो कहानी में जिस राष्ट्रीय नियम का उल्लेख किया गया है कि वह विधान का एक अंग है और राजा जिस भूमि को चाहे उसे वो ले सकता है और प्रजा के लिए बाध्यता ये है कि उसे उसका पालन करना ही पड़ता है, उसे उस नियम को निभाना ही पड़ता है। अब मधुलिका भी अनचाहे अपने स्नेह की भूमि को राजा के अधिकार में जाते हुए देखती है और उसका कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं करती है, लेकिन पुरस्कार में प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं को न्यौछावर करके बिखेर देती है, क्योंकि ये उसके अधिकार में था। जिसका अभिप्राय ये है कि वह अपनी भूमि को बेचना नहीं चाहती और ये उसके सामर्थ्य के बाहर भी था। वह ये समझती थी कि उसका इतना बड़ा कद नहीं है कि वह अपने देव, अपने पितामहों की इस भूमि को बेच सके। उसे लग रहा था कि वो अपराध कर रही है इसका मूल्य लेकर के, इसलिए उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को वहीं उस भूमि में बिखेर दिया। तो इस उद्वरण के माध्यम से मधुलिका की जो प्रवृत्ति है यानी कि जो उसकी इच्छा है उसको भी दर्शाया गया और विधान यानी कि जो नियम बनाया गया था उसकी कठोरता को भी दर्शाया गया। जब राजा का साथ में खड़ा मंत्री ये कहता है कि तुम, मधुलिका को कहता है कि अबोध हो बालिके, तुम क्या बक रही हो, राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कर रही हो, तुम्हें अपनी भूमि का चौगुना मूल्य मिल रहा है और फिर भी तुम इसको इनकार कर रही हो। ये तो कौशल का सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है
और तुम राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हो। इस धन से तुम अपने को बहुत सुखी बना सकती हो। लेकिन फिर भी मधुलिका ऐसा नहीं करती है। प्रसाद के कथा चरित्र एकदम विद्रोही और व्यवस्था विरोधी नहीं साबित होते, लेकिन वे अपनी असहमति को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त अवश्य करते हैं। जैसे कि आकाशदीप की चंपा सबल और समृद्ध बुद्धगुप्त के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, उसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद ने राजा और प्रजा के रिश्ते को भी पर्वत शिखर और कोमल लताओं के प्रतीक से व्यक्त करते हुए व्यंग किया कि कठोर शिखर के चरणों में लौटना लताओं की नियति है। और यह नियति यहाँ पुरस्कार कहानी में मधुलिका की भी है। लेकिन वह भूमि के बदले में दी जाने वाली मुद्राएं अस्वीकार कर अपना विरोध दर्शाती है। वह राजकीय नियम की मर्यादा नहीं तोड़ती, लेकिन मूल्य न स्वीकार करके वह अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति की रक्षा का प्रयास अवश्य करती है। और वह कहती है, महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। ये उसके संवाद थे। अब यहीं मधुलिका जब अरुण के समझाने पर राजकीय नियम के तहत अपनी भूमि के मूल्य स्वरूप सुरक्षा दृष्टि से महत्व की जमीन राजा से मांगती है, तो उसके पीछे प्रेम में कुछ भी कर गुजरने की एक प्रेम मुग्धा नायिका के मनोभावों की अभिव्यक्ति है। अरुण के प्रति उसका लगाव उसे अपने पूर्वजों की भूमि का मूल्य लेने को विवश कर देता है, परंतु कहानी का अंत प्रवृत्ति के दबाव और शक्ति का सूचक है। मधुलिका जिस भूमि को मांग रही है, वह उसके राज्य की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन वह मधुलिका की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। और प्रार्थना स्वीकृत होने का एक कारण मधुलिका का सिंह मित्र की कन्या होना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसे अपने पिता के जैसा होना था, वे कभी नहीं भूल पाई इस चीज़ को। अब पुरस्कार कहानी में घटनाएं उतनी प्रधान नहीं हैं जितनी भावनाएं और मूल्य मर्यादाएं, जिनका आपसी संघर्ष कहानी के कथ्य को सघन और प्रखर बनाता है। पुरस्कार कहानी में राष्ट्र की अवधारणा उसके आधुनिक रूप से पूर्णतः मेल नहीं खाती। इसमें राष्ट्र कुछ संकुचित अर्थ में, जैसे कि पूर्वजों की भूमि के रूप में आया है, और कुछ थोड़े से किलों और गांवों का सम्मिलित रूप जिसमें कौशल के राष्ट्र के रूप में आया है। तो इसकी राष्ट्रीयता जो है वो मगध की राष्ट्रीयता से अलग थलग है। दूसरा ये है कि सपाट और उग्र राष्ट्रीय भावना को गौरवान्वित करना इसका लक्ष्य नहीं है। मधुलिका अपनी जन्मभूमि तो बचाती है, लेकिन अपने प्रेम की रक्षा भी करती है, और वह स्वयं प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इस कहानी में व्यक्ति की अपनी इच्छाएं प्रबल है, जब वे कभी कभी समाज और राष्ट्र की चिंता नहीं करता है, और ये स्वाभाविक है। ये मनुष्य में कुछ स्वाभाविक ऐसी इच्छाएं, जब वे सब कुछ भूल जाता है, समाज राष्ट्र प्रेम के कारण सब कुछ भूल जाता है, लेकिन तुरंत ही उसे आभास हो जाता है कि ये सही और गलत क्या है। मधुलिका भी अरुण के प्रेम प्रवाह में अपना सामाजिक दायित्व भूल जाती है, लेकिन पिता के बलिदान का स्मरण उसे देश के प्रति विश्वासघात से बचा लेता है। तो ये हमारी कुछ राष्ट्रीय भावना, व्यक्तिगत चेतना, इच्छा और स्वीकृत मूल्यों का संघर्ष, ये हमने कुछ इन मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा की है। आगे की कक्षा में हम मधुलिका के अंतर्द्वंद
और मधुलिका किस प्रकार एक सबल नारी चरित्र के रूप में उभर कर सामने आती है और कहानी के शिल्प पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।